प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके हैं। ओके, आज हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, देखिए तो क्या कह रहा है, एफ एक्स दिया गया है कि मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो एक्स ग्रेटर देन 0 रहा होगा या एक्स लेस देन 0 रहा होगा। दोनों ही सिचुएशन में मॉड एक्स बाय एक्स होगा वैल्यू, और 0 होगा कब, जब x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या सोच सकते हैं, देखिए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिंस एफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है ना। तो मान लेते हैं कि लेट c इज एनी रियल नंबर, ओके। अब c कोई रियल नंबर है तो c यहाँ पर फंक्शन देखिए ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, तीन कैटेगरी में डिफाइन है। ठीक है, तो देयरफॉर c, कंडीशन फॉर c क्या होगा हमारे पास, कंडीशन फॉर c, ठीक है, क्या होगा, आइदर c लेस देन 0 होगा या c इक्वल्स टू 0 होगा या c ग्रेटर देन 0 होगा। तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 इफ c ग्रेटर देन लेस देन 0 ले लेते हैं। ठीक है, इफ c लेस देन 0, तो देयरफॉर पहले हम लोग एफ सी निकाल ले रहे हैं। एफ सी जब निकालेंगे तो c तो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में भी मॉड एक्स बाय एक्स का ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, मॉड c बाय c, और c हमारा लेस देन 0 है तो मॉड c का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस c बाय c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। फिर देखिए एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि c लेस देन 0 के लिए मॉड x बाय एक्स ही आएगा इसका वैल्यू। तो देखिए लिमिट ऑफ मॉड x बाय एक्स एज x टेंडिंग टू c, तो c कैसा है, लेस देन 0, दैट मीन्स x भी क्या रहा होगा, लेस देन 0। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा, -x बाय एक्स एज x टेंडिंग टू c। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंडिंग टू c -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, -1। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया कि देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंडिंग टू c इक्वल्स टू एफ सी फॉर ऑल c लेस देन 0। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल क्या, x लेस देन 0। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 2 इफ c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर एफ सी, तो एफ सी मतलब क्या हो जाएगा हमारा, f0 का वैल्यू क्या दिया गया है देख सकते हैं आप, तो f0 का वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स f0 इक्वल्स टू 0। फिर देखिए तो LHL एट x इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब 0 के इक्वल तो नहीं, तो 0 के इक्वल नहीं तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मॉड x बाय एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा ये, लिमिट ऑफ मॉड x बाय एक्स एज x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखिए 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के केस में मॉड x का वैल्यू क्या होगा, -x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट -x बाय एक्स एज x टेंडिंग टू 0 माइनस। फिर इस सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट ऑफ -1 एज x टेंडिंग टू 0 माइनस, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अब देखें यहाँ से तो सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंडिंग टू 0 माइनस नॉट इक्वल टू f0 बराबर नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, therefore function is not continuous at x equals to 0। ठीक है, अब केस 3 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 3 इफ c ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होगा, तो देखिए तो
देयरफॉर एफ सी जब निकालेंगे तो ग्रेटर देन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मॉड एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर एफ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड सी बाय सी। तो फिर मॉड सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड सी का वैल्यू सी ही होगा, तो सी बाय सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर अगेन हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी, तो ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू सी। सी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मॉड एक्स बाय एक्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा मॉड एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी। तो सी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जब जीरो रहेगा तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा। तो फिर आ गया लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू सी एक्स बाय एक्स कट के क्या हो जाएगा 1, लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू सी 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, तब देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल्स टू एफ सी फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, therefore fx is continuous for all x greater than 0। अब देखिए ग्रेटर देन जीरो के लिए कंटिन्यूस आया, इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है, और फिर लेस देन जीरो के लिए भी कंटिन्यूस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम एबव fx is continuous, fx is continuous for all x belongs to r minus 0 and the point of discontinuity is at x equals to 0। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या कर रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ एक्स बाय मॉड एक्स, किसके लिए, जब एक्स लेस देन जीरो हो, -1 कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो और इक्वल्स टू जीरो हो। तो यहाँ से भी फंक्शन सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स फंक्शन सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है। एंड मान लेते हैं लेट C is any real number, ओके, C कोई हमारा रियल नंबर है, तो therefore C can be क्या हो सकता है C, तो C फिर वही कंडीशन बनेगा, C या तो लेस देन जीरो होगा, C या तो इक्वल्स टू जीरो होगा, या C ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए केस वन की बात कर रहे हैं हम लोग, इफ C लेस देन जीरो, ठीक है, तो देयरफॉर एफ सी क्या होगा, तो लेस देन जीरो के केस में क्या है, x बाय मॉड x, तो ये क्या हो जाएगा c बाय मॉड c। तो c कैसा है, लेस देन जीरो, तो मॉड c का वैल्यू क्या हो जाएगा -c, तो हो जाएगा c बाय -c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। फिर एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c, तो c कैसा है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के केस में क्या है वैल्यू, x बाय मॉड x। अच्छा, तो देखिए तो फिर ये हो जाएगा लिमिट x बाय मॉड x टेंडिंग टू c। फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट x बाय -x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि c तो हमारा लेस देन जीरो, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हो गया x टेंडिंग टू c। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब देखिए तो सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c इज इक्वल्स टू एफ सी फॉर ऑल c लेस देन जीरो, तो दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन जीरो। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 क्या बनेगा, c इक्वल्स टू जीरो। केस 2 इफ c इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तब देखिए तो देयरफॉर
एफ सी मतलब क्या हो जाएगा f0। तो f0 का वैल्यू दिया हुआ है कि अगर ये 0 के बराबर हो तो इसका वैल्यू क्या होगा -1, तो इक्वल्स हो जाएगा -1। अब देखिए 0 से ग्रेटर में और 0 से स्मॉलर में अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, दैट मीन्स यहाँ पर LHL RHL के कंसेप्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो LHL में आते हैं, LHL एट x इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में फंक्शन क्या है x बाय मॉड x। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x बाय मॉड x एज x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखें यहाँ तो x हमारा 0 माइनस है, दैट मीन्स 0 से छोटा है, तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा -x, ये हो जाएगा x बाय -x एज x टेंडिंग टू 0 माइनस। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू -1। फिर देखिए हमारा एंड RHL की बात कर रहे हैं, RHL एट x इक्वल्स टू 0, तो RHL एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा -1, आप देख रहे हैं यहाँ से, तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, लिमिट ऑफ -1 एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 प्लस इज इक्वल्स टू f0, सारा आपस में इक्वल है क्योंकि इसका भी वैल्यू -1, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 बन गया, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा केस 2। अब बात करते हैं केस 3, तो आप देखे थे कि केस 3 क्या था, c ग्रेटर देन जब 0 हो, तो केस 3, ठीक है, इफ c ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर fc क्या होगा, तो c ग्रेटर देन 0 है, तो जब c ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो -1, तो c यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो fc का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। फिर एंड लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू c, तो c के केस में तो fx का वैल्यू -1 है, एक ही वैल्यू है, इसलिए हम लोग LHL RHL नहीं निकाल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ओके। तो लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा -1 एज x टेंडिंग टू c, जब सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू c इज इक्वल्स टू f ऑफ c फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0। अब देखिए अगर हमारा केस 1 में देखें तो c लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस आया, ठीक है, c इक्वल्स टू 0 के लिए कंटिन्यूअस आया, और fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0 लिखे, या हम लोगों को x ग्रेटर देन भी 0 लिख सकते हैं, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो ठीक है। तो फ्रॉम एभव क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम एभव fx इज कंटिन्यूअस, fx इज continuous for all x belongs to R, there is no point of discontinuity, लिख सकते हैं हम लोग, therefore there is no, आप नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, आप लोगों के लिए लिख रहे हैं ताकि समझ में आ सके, there is no point of discontinuity, ठीक है। अच्छा अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फिर देखिए दिया हुआ fx का वैल्यू x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, और fx का वैल्यू x जब लेस देन 1 हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज डिफाइन, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन इज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सारा रियल नंबर के लिए, ठीक है, एंड
let c is any real number, c is any रियल नंबर है c हमारा, तो देयरफॉर c के साथ क्या कंडीशन बनेगा, तो c क्या क्या हो सकता है जल्दी बताइए, c कैन बी, क्या क्या हो सकता है c, तो देखिए पहला क्या बनेगा c लेस देन 1 क्योंकि 1 से कनेक्टेड है सारा, फिर दूसरा क्या बनेगा c इक्वल्स टू 1, फिर क्या बनेगा c ग्रेटर देन 1 बन सकता है। अब केस 1 की बात करेंगे, केस 1 इफ c लेस देन 1, तो लेस देन 1 में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफाइन है फंक्शन, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एफ सी, तो एफ सी जब c लेस देन 1 होगा तो एफ एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ सी क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c, तो c कैसा है लेस देन 1, लेस देन 1 है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज एक्स टेंडिंग टू c, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये c स्क्वायर प्लस 1, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c इज इक्वल्स टू एफ सी फॉर ऑल c लेस देन 1, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल क्या हो जाएगा x लेस देन 1, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि अब आप लोगों से केस 2 और केस 3 बन जाएगा, क्या बिल्कुल सही है ना, सही आशा है ना मेरा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसके आगे आप लोगों को बनाना है, अगर आंसर आ जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बनाते हैं आप लोगों में से, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 बना चुके हैं, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए फिर हम कुछ दूर तक बता दे रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है ये, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो फिर मान लेते हैं कि देयरफॉर लेट c इज एनी रियल नंबर, ठीक है, मान लेते हैं कि c कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो देयरफॉर c के साथ क्या कंडीशन बनेगा, तो कंडीशन फॉर c क्या क्या हो सकता है हमारे पास, तो c देखिए तो c या तो लेस देन 2 होगा, c या तो इक्वल्स टू 2 होगा, या तो c ग्रेटर देन 2 होगा, ऐसा होगा ना। अब केस 1 की बात करते हैं, फिर देखिए देयरफॉर केस 1 इफ c लेस देन 2, तो देयरफॉर एफ सी क्या होगा, तो c कैसा है लेस देन 2, जब लेस देन 2 है तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 3, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा c क्यूब माइनस 3, ऐसा होगा ना, देख सकते हैं आप यहां से c क्यूब माइनस 3, फिर देखिए फिर एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c, तो c कैसा है लेस देन 2, जब लेस देन 2 रहेगा तो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 एज एक्स टेंडिंग टू c, तो फिर सॉल्व करो तो इसका वैल्यू क्या होगा c क्यूब माइनस 3। अब देखिए तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c इज इक्वल्स टू एफ सी फॉर ऑल c लेस देन 2, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 2 बन गया हमारा। फिर केस 2 की बात करेंगे, तो केस 2 क्या है देख सकते हैं आप, केस 2 हमारा जब c 2 के इक्वल हो तब क्या होगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या होगा, देखिए तो केस 2
ठीक है। इफ c इक्वल्स टू 2 हो तो देयरफॉर एफ सी मतलब क्या हो जाएगा f2, तो f2 मतलब 2 के इक्वल, तो 2 के इक्वल में फंक्शन क्या है 2x³ - 3, तो 2 के इक्वल में यहाँ क्या होगा 2³ - 3, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 5। फिर देखिए देयरफॉर LHL चाहिए। अब यहाँ पर LHL क्यों चाहिए, क्योंकि 2 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर दोनों में फंक्शन अलग अलग डिफाइन है। जब अलग अलग डिफाइन होगा तो LHL RHL को लेकर के प्रोसीड करना है हम लोगों को। तो LHL एट x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा में फंक्शन क्या है देख सकते हैं आप x³ - 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x³ - 3 एज x टेंडिंग टू 2 माइनस, जब सॉल्व करेंगे तो 2³ क्या हो जाएगा 8 - 3 क्या हो जाएगा 5। फिर एंड RHL फिर निकालना पड़ेगा, RHL एट x इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस मतलब 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर में फंक्शन क्या है x² + 1 देख सकते हैं आप। अच्छा, तो यहाँ पर fx का वैल्यू क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x² + 1 एज x टेंडिंग टू 2, फिर सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5। आप देख सकते हैं कि f2 का वैल्यू, f2 माइनस का वैल्यू और f2 प्लस का वैल्यू, ठीक है क्या हो रहा है इसका वैल्यू 5 ही हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 2 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 2 प्लस इज इक्वल्स टू f2, ठीक है। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 2। अब केस 3 क्या है, इफ c ग्रेटर देन 2। चलिए देखते हैं केस 3, ध्यान दीजिएगा इफ c ग्रेटर देन 2, तब देखिए तो देयरफॉर fc जब निकालेंगे तो c कैसा है भाई, तो c तो 2 से ग्रेटर है। अच्छा, जब 2 से ग्रेटर है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है x² + 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा c² + 1, ठीक है। फिर देखिए अगेन लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू c, तो c कैसा है 2 से ग्रेटर, जब 2 से ग्रेटर है तो fx का वैल्यू क्या है x² + 1, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट ऑफ x² + 1 एज x टेंडिंग टू c, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया ये c² + 1, देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू c इज इक्वल्स टू fc फॉर ऑल c ग्रेटर देन 2, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। तब देखिए तो x ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है और x लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो क्या लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ 1 पर डिफाइन है ये। तो देख सकते हैं आप कि 1 लेस देन इक्वल्स टू के लिए भी डिफाइन है और 1 से ग्रेटर के लिए भी डिफाइन है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज डिफाइंड, सिंस function is defined all number on number line, ठीक है, या is defined for all real number, is defined for all real number के लिए डिफाइन है ना। अब मान लेते हैं कि लेट c belongs to r है,
c कोई रियल नंबर है। तो देयरफॉर कंडीशन फॉर c क्या होगा, कंडीशन फॉर c क्या होगा, तो c लेस देन 1 होगा, c इक्वल्स टू 1 होगा और c ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इन 3 कंडीशन बनेगा ना। बाकी अब इस तीनों कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि बन जाएगा आप लोगों से, बिल्कुल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 2 था, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, बन जाएगा पक्का। अगर बन जाएगा तो आप कमेंट करके अभी बताइए कि हाँ बनेगा। ठीक है, नहीं बन सकता है तो आप हमें बताइए कि नहीं बनेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए तो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है अभी जो देखे थे, इच फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अच्छा देखते हैं, देखिए तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये भी क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए भी डिफाइन है, ग्रेटर देन 1 सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए भी डिफाइन है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए भी, ग्रेटर देन 1 के लिए भी डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज डिफाइंड किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है। मान लेते हैं लेट c इज एनी रियल नंबर। ठीक है, ओके, लेट c इज एनी रियल नंबर है। ओके, दैट इज c बिलोंग्स टू हमारा r। ठीक है, तो कंडीशन फिर फॉर c क्या होगा, देयरफॉर कंडीशन फॉर c, तो c के लिए क्या कंडीशन होगा, c लेस देन 1 होगा, c इक्वल्स टू 1 होगा और c ग्रेटर देन 1 होगा। तो केस 1 की बात करते हैं। ठीक है, इफ c लेस देन 1, ठीक है, तो देयरफॉर fc क्या होगा, तो कैसा c है भाई, तो c तो लेस देन 1 वाला है, तो लेस देन 1 में कैसा वैल्यू फंक्शन का, तो x प्लस 5 है। आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस 5। फिर देखिए एंड, अब लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c, तो c कैसा वाला c है, लेस देन 1 वाला, तो लेस देन 1 वाला में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x प्लस 5 एज एक्स टेंडिंग टू c, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस 5। अब देखिए तो सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू c, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c लेस देन 1। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, इफ c इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो देयरफॉर एफ सी मतलब क्या हो जाएगा, F1 क्या होगा, जब 1 के बराबर हो, तो 1 के जब बराबर होगा तो वैल्यू क्या हो रहा है, x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6। फिर हम बताए थे कि जब 1 मान रहे हैं तो 1 से स्मॉलर 1 से ग्रेटर, दोनों में अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, दैट मीन्स LHL RHL का फिर कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा। तो देयरफॉर LHL एट x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा में आप देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू क्या है, x प्लस 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ध्यान दीजिएगा x प्लस 5 एज एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, लेकिन x का वैल्यू तो 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6। फिर देखिए एंड RHL एट x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर में फंक्शन का वैल्यू क्या है, x माइनस 5। अच्छा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x माइनस 5 एज एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा,
1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू और LHL तो इक्वल है लेकिन RHL के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, कोई बात नहीं है। अब देखिए केस 3 की बात करते हैं। केस 3 क्या था देखे थे हम लोग, अगर c ग्रेटर देन 1 रहा हो तब क्या होगा। तो केस 3, ठीक है, इफ c ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर fc क्या हो जाएगा, तो c कैसा वाला है, ग्रेटर देन 1 वाला है। तो ग्रेटर देन 1 वाला में फंक्शन क्या है भाई, x माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c माइनस 5। फिर एंड लिमिट ऑफ fx एज एक्सटेंडिंग टू c, यहाँ डायरेक्ट लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर 1 से ग्रेटर है कोई c तो c माइनस c प्लस सबके लिए फंक्शन का वैल्यू हमारा यही x माइनस 5 होगा, इसलिए डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर। ओके, तो लिमिट ऑफ fx एज एक्सटेंडिंग टू c क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं x माइनस 5, चूंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या x माइनस 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ fx एज एक्सटेंडिंग टू c क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x माइनस 5 एज एक्सटेंडिंग टू c। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये c माइनस 5। ओके, अब देखिए तो देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज एक्सटेंडिंग टू c इज इक्वल्स टू fc फॉर ऑल c ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, ओके, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा 1 ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, और लेस देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस है। फॉर ऑल x लेस देन 1 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1 के लिए कंटिन्यूअस है, एंड fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट x इक्वल्स टू 1। बन गया क्वेश्चन। तो हम लोगों को क्या बोला गया था, इसके कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये क्या कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, नॉट कंटिन्यूअस किसके लिए है, r माइनस 1 के लिए, सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग ये ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, जिसका वीडियो बना चुके हैं, जिसके कंसेप्ट थ्योरी का वीडियो बना चुके हैं, आप पहले एक बार उसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 को आपको ट्राई करना है। क्यों है कंटिन्यूटी और इन एन इंटरवल का क्वेश्चन, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग अब पढ़ेंगे सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो क्वेश्चन नंबर 14 से 16 पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।